अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। वेलकम टू द शो। हम कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ उसके बारे में बात करेंगे प्रोग्राम में। उमर डार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर ये कि हुकूमत को क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि 7-8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतना ज़्यादा नेशनल टीवी का टाइम कंज्यूम किया और फिर उसके बाद बयानात पे बयानात सिर्फ ये बताने के लिए कि लोग नहीं वहाँ पे आए, लोग बहुत थोड़े थे और मरदमशुमारी भी शायद प्रॉपर तरीके से, वो बाकायदा नंबर्स बताए पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने। इस पर बात होगी। कुछ उसके अलावा जेरूसलम टाइम्स के अंदर एक दफ़ा फिर एक ओपिनियन पीस आया है। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ओपिनियन पीस जिस बंदे ने लिखा है वो उसका अपना ओपिनियन है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द जेरूसलम टाइम्स फॉर वन। सेकंड इज वो इसराइल की भी वो ये सोच नहीं है। बस एक अखबार के अंदर एक पीस आया, उसके ऊपर जो हुकूमत एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है, कितनी सच्चाई है उसके अंदर कि इमरान खान हिमायत में है जी इसराइल को मान लेने के। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। कल काजी फायज़ ईसा साहब ने जो मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती जजेस ने, यानी कि 8 जजेस ने वजाहत के जो मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो जो वजाहत दी कि भाई आप पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करने के, उस पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने 9 सवालात उठा दिए। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोट है जो कि सबसे पहले रेफरेंस देता है डिप्टी रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को नहीं, डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो एक मामला उठाया था कि कैसे रजिस्ट्रार ने वेबसाइट पे ये सब कुछ, ये वजाहत कैसे चढ़ा दी 8 जजेस की, उस पर रजिस्ट्रार से ये 9 सवालात काजी फायज़ ईसा साहब ने पूछे हैं। हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया हसनात भाई आपके वक्त का। हम तो हमेशा ये सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं कि चीफ जस्टिस इज फर्स्ट अमंग्स्ट द इक्वल्स, मतलब उनका फैसला जब कोर्ट की बात होती है तो उनका भी फैसला उतना ही भारी वजन रखता है जितना बाकी जजेस का रखता है। ये जरा पहले फरमा दीजिएगा हमारी भी रहनुमाई के लिए और नाजरीन की भी कि क्या अहमियत है इस एडमिनिस्ट्रेटिव नोट की जिसमें वजाहत पर ये लिखा गया और रजिस्ट्रार से उन्होंने जवाबात तलब किए हैं, और ये ऐसे लग रहा है जैसे 8 जजेस से ये वजाहत तलब की है काजी फायज़ ईसा साहब ने। देखिए, ये तो ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि उस फैसले की नज़रसानी के ग्राउंड हैं जो इलेक्शन कमीशन को दायर करनी थी नज़रसानी, अगर वो उसको ऑब्जेक्शन था, या नून लीग को नज़रसानी की दरख्वास्त देनी थी। अब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो सवालात उठाए हैं, ये तो उस फैसला जो 8 जजेस ने लिखा उसकी नज़रसानी वाले ग्राउंड है, और मकसद जो बज़ाहिर ये लग रहा है कोई नहीं। और जिस तरह ये नोट बाहर निकला है, पर्पज़ ये है कि जजेस की ताकि ट्रोलिंग शुरू हो, एक डिबेट शुरू हो, उनके खिलाफ एक ओपिनियन आए। और आजकल सारा मसला ही मीडिया पे ही ओपिनियन जो बनती है उसी पे ही सारा कुछ आगे जो वो फैसलों पे वो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये अब एक मूव है जिससे ज़ाहिर बात है कि जो 8 जजेस हैं उनके हवाले से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। हालांकि वो जो 12 जुलाई का फैसला है उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ें, उसमें ये लिखा गया है कि जो दरख्वास्त आएगी वो चैम्बर में 8 जजेस के पास जाएगी और वो फिर फैसला आर्डर करेंगे किसी मामले में। अगर इलेक्शन कमीशन या PTI को किसी मामले में बहाम है तो वो क्लैरिफाई कर देंगे उस हवाले से। अब वो अगर एतराज़ है तो 12 जुलाई का जो फैसला है जिस पे ये लिखा गया, ये जो पैराग्राफ था, उस पर हो सकता है 2 ओपिनियन हो सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कर सकती है, तो वो नज़रसानी दायर की जाए। अब नज़रसानी अभी दायर नहीं हुई, यानी नज़रसानी पेंडिंग है, और उससे पहले ये मामला करना, और बज़ाहिर ये है कि वो फैसला बेशक इलेक्शन कमीशन ना देखे। इलेक्शन कमीशन ने जो आर्डर अमल दरामद करना है वो 12 जुलाई वाला है, बिल्कुल ठीक है, जिस पे उन्होंने जो वो सीटें देनी है। तो ये जो इस वक्त हम देखते हैं कि पहले जो है खामोशी रही कि जी ताकि आईनी अदालत बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगी, जुडिशल पैकेज आ जाएगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी नहीं हुए। तो अब बज़ाहिर लग रहा है कि एक मूव ऐसी की जा रही है जिससे सीटें पूरी की जाएं माइनस मौलाना फजल रहमान, उसके लिए एफर्ट चल रही हैं मुख्तलिफ। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़, एक तो आपने बता दिया कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव नोट की कोई लीगल वैल्यू उस तरह से नहीं है। इसका मकसद जो आपको नजर आया वो ये है कि मीडिया के अंदर ये मामला आए और फिर इसके ऊपर कोई बहस हो और फिर ट्रोलिंग हो, सब मामला। काजी साहब तो अपने मुंह से खुद कई दफा कह चुके हैं कि ना वो मीडिया देखते हैं ना वो सोशल मीडिया देखते हैं। देखिए, वो तो कहते हैं काजी साहब, और बिल्कुल मे भी वो ना देखते हों, लेकिन जो बात है वो हम भी अब बड़े अरसे से इन जजेस साहब को कवर कर रहे हैं और सबका माइंडसेट मालूम है कि किसने क्या पर्पस होता है। तो यही चीज़ जो है हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल का दौर अगर अब या वो एज ए जज उन्होंने ऐसे ही एक्ट किया,
कभी उन्होंने खतूत लिखे हैं, कई जगह वो विक्टिम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके साथ ज्यादतियाँ भी हुई हैं, जो साकिब निसार का दौर हो, गुलजार अहमद का दौर हो, लेकिन वो खामोश नहीं रहे, उन्होंने फिर उस पर खतूत लिखे, वो खतूत भी मीडिया तक पहुँच जाते थे, हमने छापे। तो अब यह है कि वो जो है वो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वो अब भी नोट लिख रहे हैं और पर्पज़ ये है कि दूसरी साइड को ताकि अंडर प्रेशर किया जाए। और ये भी है कि अब इस वक्त जो सूरत है, टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि वो जजेस इतने अंडर प्रेशर रहें कि वो कोई ऐसी मूव ना करें जिससे जो है वो कोई अगला जो इकदाम होने जा रहा है, जो आईनी तरमीम अब की कोशिशें की जा रही हैं, उसको रोका ना जा सके। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को तकड़ा किया जाए, उनको बताया जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है। तो ये पर्पज़ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना है कि जो 8 जजेस का फैसला है वो बाइंडिंग है और 12 जुलाई का फैसला उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर जो वो एक्शन लिया जाएगा। असल मसला ये है, स्टेटस को जो चल रहा है वो पीटीआई के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है या किसी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने जो आईनी तरमीम लानी है उसके लिए नंबर पूरे करने हैं। और इस वक्त बज़ाहिर अगर आप देखें नंबर 213 है या 14 है, 224 10 MNA की सीटें चाहिए और सेनेट में भी चाहिए। उसके लिए 63A के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त भी एजेंडे पे है। कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो आर्डिनेंस के ज़रिए जो कमेटी जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, अब वो उसका इजलास आप ये देखें कि जुमेरात को मीटिंग होती है कमेटी की और जजेस वेट कर रहे थे, चीफ जस्टिस काजी फैसला घर चले गए और उसके बाद खबरें भी चलनी शुरू हो गई कि जी आर्डिनेंस आ रहा है। और अगले दिन जुमे को फिर मीटिंग हुई, क्या ये था कि मीटिंग रखी जाएगी, वही एजेंडा, लेकिन वो जैसे अमीनुद्दीन खान साहब उनके साथ कमेटी में थे, लेकिन ये हुआ कि वो जैसे मंसूर अली शाह अवेलेबल नहीं थे। अब ये मीटिंग बताया जा रहा है कि सोमवार को होगी। तो 63A के हवाले से जो रिव्यू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो डिफेक्टिंग लॉ मेकर्स जिन्होंने सीट जो अपनी पार्टी डायरेक्शन के बरखिलाफ वोट देते हैं उनका वोट काउंट हो। और इसके साथ ही ये दूसरे भी इकदाम, रिकाउंटिंग का केस भी एक फैसलाबाद का केस। असनाद भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने अभी बात की है 8 जजेस के कंट्रोवर्सी वाली बात जो आपने फरमाई है, मैं आपसे लेना चाहता हूं कि वकला का एक ग्रुप जो है वो मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फैसला ताहाल जारी नहीं हुआ, ये इल्तवा आईनी और तरमीम और आईनी अदालत को रोकने के लिए किया जा रहा है। एक तो ये जो कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है इस पर कुछ रहनुमाई फरमाएं, और दूसरा साथ ये भी बताइएगा कि जो जिस तरह ये अदालतों में हो रहा है इस तरह बड़े चीफ साहब इस तरह अदालत में कर सकते हैं? 2 बातें हैं प्लीज। देखिए ये परसेप्शन तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जो आईनी जुडिशल पैकेज है इसको बहुत से लोग समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे वार है, और ये इसकी शुरुआत जो है उमर अता बंदयाल साहब के दौर से शुरू हुई। ये डिले होता गया, 6 जजेस ने ख़त लिखा, इलेक्शन के बाद ये फौरी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 6 जजेस ने ख़त लिखा, थोड़ा डिले हो गया। फिर मखसूस नशिस्तों के केस में जो मामला चलता रहा, फिर सीटें कही गई कि वो जो माल गनीमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिली जी वो वापस हो जाएं और वो पीटीआई को मिले। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जजेस इस हवाले से उनका ये है कि ये जो एक तसर है वो ये है कि वो रोका जाए आईनी तरमीम से। ये इसी वजह से डिटेल जजमेंट भी मे भी ना आ रही हो। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस काजी फैसला है वो क्यों एक्टिव है? चलें वो तो रोक रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसला क्या चाह रहे हैं ये एक सवाल है, क्योंकि वो पहले तो यही बात चलती रही कि वो तो जो है वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाह रहे हैं, वो तो 25 को रिटायर हो रहे हैं। फिर उन्होंने खुद ही तरदीद कर दी कि पर्सन स्पेसिफिक अगर कोई हुई तरमीम तो वो नहीं लेना चाह रहे। लेकिन अगर एक पूरी अदालत ही नहीं बन जाए तो उसके तो चीफ जस्टिस गालबन वो अगर उसमें आया जाए कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, रिटायर्ड कोई जज बन जाए तो मे बी हुकूमत की तो ख्वाहिश होगी कि चीफ जस्टिस काजी फैसला को बनाया जाए। तो ये इस वक्त जो सारी पॉलिटिक्स चल रही है वो यही है कि एक तरफ जुडिशल पैकेज को रोका जाए, दूसरी तरफ यह है कि जुडिशल पैकेज को कैसे मुमकिन बनाया जाए। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जुडिशल पैकेज अदलिया के लिए कितना ठीक है, कौन सी साइड ठीक है, जो चाह रही है जुडिशल पैकेज आए या जो चाह रही है जुडिशल पैकेज ना आए। असनाद भाई आप बहुत बारीक बीनी से कोर्ट को देखते हैं, आज आप कोई नजूमी की तरह पेशन गोई तो करें कि आइंदा का फ्यूचर क्या है, अपने तजर्बे से हमें जरा आगाह करें, खबर तो ब्रेक करें आप। देखें हमारे यहाँ कोई आप जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ जो है वो हुकूमत की पॉलिसी भी चेंज होती है। जब ये सुबकी हुई हुकूमत को आईनी तरमीम नहीं यानी पास नहीं करा सके, उसके बाद खुद हुकूमती लोग कहते रहे कि जी अब हमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करना है, लेकिन अगले दिन आर्डिनेंस आ जाता है।
तो एक दिन एक चीज़ सोच होती है, दूसरे दिन दूसरी आ जाती है। तो इसमें आप कोई ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चाहेंगे। लेकिन जजेस के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि जुडिशल पैकेज की रुकावट में उनके लिए हुकूमत या और कोई मसला नहीं है, या पार्लियामेंट, या उनको मसला विद इन इंस्टीट्यूशन है, जो विद इन इंस्टीट्यूशन फाइट चल रही है। और वो 25 अक्टूबर तक जिस तरह चल रही है वो हर रोज़ उनके लिए चैलेंज होगा, और वो उससे इदारा कमज़ोर हो रहा है। और जब तक वो मसला हल नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कि फॉर टाइम बीइंग तो हुकूमत को सक्सेस हो जाएगी, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि वकला फिलहाल आपको लगता है कि फॉर टाइम बीइंग हुकूमत सक्सेसफुल हो जाएगी? आपसे पूछ रहा हूं साथी, मैंने कहा आपको, आप कह रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग हुकूमत सक्सेसफुल हो जाएगी लेकिन ज्यादा चलेगा नहीं। गो आपको लगता है कि जिस तरह से हुकूमत एक्ट कर रही है कि कोई लिहाज नहीं है किसी कानून का या आइन का, तो वो गो थ्रू मतलब पुश थ्रू कर लेंगे इसमें से? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि सारे हालात उनके मुवाफिक जा रहे हैं। बार जो है वो तकरीबन हुकूमत के साथ है। चीफ जस्टिस काजी फैसला की सोच है उसको भी हुकूमत सपोर्ट कर रही है। चीफ जस्टिस को हुकूमत एम्पावर कर रही है, और चीफ जस्टिस जो है वो मौजूदा निज़ाम को तक़वियत या उसको गारंटी बने हुई है। तो इस हालात में इलेक्शन कमीशन साथ है, इदारे जो वो जजेज़ हैं उनके पास कितना वो रिएक्ट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि उनके लिए जो है कि जब तक कोई प्रेशर नहीं बनेगा तो वो उनका कोई आर्डर भी उस तरह सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। हाँ, एक है डिटेल जजमेंट जो आनी है जिसका वो डिले कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो चीज़ों को रोक सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो ये समझते हैं कि बहुत से वकला से बात होती है और वो ये समझते हैं कि जी अगर वो जो माजी में जो मखसूस नशिस्तें जो वापस हुई थी उनकी बुनियाद पे जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, सदर का इलेक्शन हुआ, चेयरमैन सेनेट का हुआ, और वो ये कह देते हैं कि ये जो इलेक्शन में जो था ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई, दोबारा हो, तो फिर तो सारा कुछ यानी दोबारा करना पड़ेगा। सदर भी फिर आरिफ अलवी आ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। थोड़ा सा मसला कि डिटेल जजमेंट में क्या आप लिखते हैं वो ये भी हो सकता है कि लेकिन उसमें असद मलिक साहब बात हो रही है कि जी जैसे एक जज साहब सज्जाद अली शाह साहब थे जिनकी आजकल मिसाल भी दी जा रही है कि ब्रदर जजेस ने उन्हें निकाल दिया था, मतलब काम करने से पहले रोका, फिर उसके बाद चूंकि उनका भी सीनियरिटी प्रिंसिपल वाला मामला था, फिर उसके बाद और उसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, तो वो काजी साहब के साथ उसको इक्वेट करते हैं लोग। बट एट द सेम टाइम उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था सज्जाद अली शाह साहब ने कि हमारे पास कौन सा कुछ जुडिशल, हम ऐसे फैसले देते ही नहीं कि जो हवा में उड़ा दिए जाएं। बंदयाल साहब के फैसलों का हशर हमने देखा है, जब इंतजामिया मानने से इनकार कर दे, रियासत मानने से इनकार कर दे। मुझे नहीं लगता कि इस दफा क्या डिफरेंट हो सकता है उसके अंदर। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन तफसीली जजमेंट जो आएगी उसमें लिखा हो मानने से ही इनकारी हो जाए सारे, तो अगेन वही पॉइंट, कौन सी जुडिशल कि उसके ऊपर एक्ट करवा ले, रियासत करना ही नहीं चाहे तो। देखिए, उमर अता बंदयाल साहब तो चीफ जस्टिस थे, उनको चाहिए था कि उस पर वो एक बेंच बनाते और वो अमल दरामद कराते और आगे तक जाते, लेकिन वो उन्होंने खुद ही रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। अब इन जजेस के लिए मसला ये है कि चीफ जस्टिस इनमें से कोई भी नहीं है, और चीफ जस्टिस जो हैं वो जिस तरह अभी उन्होंने एक आर्डर क्लैरिफिकेशन का जो 12 जुलाई के फैसले के मुताबिक किया, उस पर कितनी कंट्रोवर्सी चीफ जस्टिस काजी फैसला के इस नोट से शुरू होगी, तो उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसला जो है वो हर रोज़ उनको कोई ना कोई ऐसा टफ टाइम देंगे। जिस तरह अब देखें कमेटी में उन्होंने जैसे मुनीब अख्तर को हटा दिया, जुडिशल कमीशन के रूल की मीटिंग हुई, जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए, वो ऐसे ही तो नहीं वॉकआउट कर गए, कोई मसला कोई बात हुई होगी। तो मेरा ख्याल है कि हालात चेंज हैं। अब उन जजेस के पास क्या ऑप्शन है, ये है कि जस्टिस काजी फैसला बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेजॉरिटी उनके पास नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, उनको सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की होगी, इदारों की होगी, इवन एक वन सेक्शन मीडिया का भी उनको सपोर्ट करेगा। वो उनकी रायमा भी उनके हक में फ़िलहाल तो है क्योंकि वो सपोर्ट इस निज़ाम को कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाएंगी। अच्छा मलिक फिलहाल तो आपने एक दौर के अंदर जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स ने उन्हें बड़ा स्क्रूपलस, बड़ा अपराइट कानून को फॉलो करने वाला जज गर्दाना। आजकल आपकी राय थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। काजी ये जो अमीनुद्दीन साहब हैं अब जो जिनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में काजी साहब ने ऑर्डिनेंस के बाद डाला है, तो ये क्यों लगता है कि आपको कि मतलब ये काजी साहब जो सोच रहे हैं और जो अभी हम प्लान जिसकी बात कर रहे थे कि अपेरेंटली ये है, अलेजिडली ये प्लान है, ये अमीनुद्दीन साहब भी उसी तरफ जाएंगे? देखिए, अमीनुद्दीन खान साहब
का जो बड़ा टेस्ट था वो था जस्टिस मलिक शहजाद की एलिवेशन का मामला, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और बड़े अरसे बाद लाहौर में एक स्ट्रांग चीफ जस्टिस आए थे जो स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे जजेस की ख्वाहिश थी कि वो कुछ अर्सा रहें वहाँ, लेकिन 5-4 से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया क्योंकि हुकूमत, जस्टिस काजी फैसा, बार के नुमाइंदे और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन्होंने कहा जी, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का उसमें वोट बड़ा अहम था कि वो जिधर जाएंगे उधर जो है वो जस्टिस मलिक शहजाद या ऊपर आ जाएंगे या वहीं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। और आपको मालूम है कि अगर वो चीफ जस्टिस अभी तक रहते तो मेरा ख्याल है कि ATC के जज और वो जो 9 मई के केसेस का मामला हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामला हों और चीज़ों में बड़ा फ़र्क आता। तो ये अमीनुद्दीन खान साहब का वो उस मामले में, फिर इसके अलावा 12 जुलाई के फैसले में जो उनका डिटेल जजमेंट आया उनका और जैसे नईम अख्तर अफगान साहब का, वो भी था कि जी जो गैर आईनी फैसले हैं, इदारे पाबंद नहीं है उस पर अमल दरामद करने के। ये ऐसा नोट है जो मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं देखा इस तरह का कि जुडिशल नोट के जी उसमें ये हो कि जी आपकी मेजॉरिटी जजमेंट को कोई मिनॉरिटी जज जो है वो समझ रहा है कि ये गैर आईनी है और उस पर आप अमल दरामद ना करें, मतलब तो यही निकल रहा है। तो इस वक्त जो है वो जुडिशल पॉलिटिक्स चल रही है। अब देखें, चीफ जस्टिस काजी फैसा उस वक्त जो थे उनके साथ ज़्यादती तो हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं थी, लेकिन और उनके साथ हम नहीं, जैसे मंसूर अली शाह भी खड़े थे जी। और उन्होंने सबसे ज़्यादा रोल जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का है काजी फैसा साहब को बचाने में। तो अब आज उनके साथ जो हशर हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जस्टिस काजी फैसल बेसिस पे लगता है कि कुछ बदल से गए, डिफरेंट है। लास्टली असनाद भाई ब्रीफली इस पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि तकरीबन 30-35 दिन रह गए हैं सिर्फ रिटायरमेंट में काजी फैसल साहब की, और एक चलें मंसूर अली शाह साहब को तो नोटिफाई नहीं किया उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस के तौर पे, लेकिन इतने से अरसे के से पहले हम देखते आए हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहिबान केसेस में बेंचेस पे नहीं बैठ रहे होते, वो रेफरेंसेस और कुछ डिनर्स वगैरह अटेंड कर रहे होते हैं। काजी साहब काम क्यों नहीं छोड़ रहे अभी तक? काजी साहब तो बज़ाहिर लग रहा है कि अभी काम शुरू किया उन्होंने तो यानी इस महीने ही उन्होंने काम सारे करने। तो देखें क्या सूरत हाल बनती है, इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरी महीने जजेस जो हैं वो अमूमन मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में जाते हैं, हफ्ता हेयरिंग वहाँ होती है, उनके आनर एजाज़ात में तकारीब होती हैं। तो लेकिन जस्टिस काजी फैसल साहब जिस तरीके से नोट और फिर वो एक्टिव हैं और कुछ केसेस भी वो लगा रहे हैं, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो प्लान तो नहीं लग रहा कि वो जो है वो 25 को रिटायर हों। अब देखते हैं आईनी पैकेज क्या आता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी क्या एज पे, रिटायरमेंट एज पे क्या वो इत्तेफाक करेंगे, 65 साल हो 67 साल हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या फिर जो फेडरल काउंसिल कोर्ट बननी है उसके हवाले से जो काजी फैसल साहब का नाम उसके चीफ के तौर पे सामने आया हुआ था, वो भी एक मैटर है कि उसकी वजह से इस वक्त वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं काजी साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच असनाद मलिक साहब, आपने वक्त दिया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ PTI रहनुमा उमर डार साहब मौजूद होंगे, सियासत के ऊपर कुछ बातचीत होगी। वेलकम बैक जी। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जिस जगह पर जलसा किया, वो जो काना की सब्जी मंडी है जहां पर साल में एक दफ़ा मवेशी मंडी भी लगती है, लाहौर शहर में जो लोग रहते हैं ना, उनसे आप पूछ लें, उनको नहीं पता होगा कि वो जगह है कहाँ पे। वो रिंग रोड से जाएं तो कुछ बेहतरी से, सहूलत से जल्दी बंदा वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बावजूद और फिर एक और बात ज़हन में रखिए कि हब्स का मौसम है, गर्मी थी, दिन का टाइम था, लेकिन वहाँ पे फैमिलीज मौजूद थी, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे थे। हुकूमत अलबत्ता उसके ऊपर 5-6 अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ ये बताने के लिए कर रही है कि जलसा छोटा था, लोग नहीं आए, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये वो दौर नहीं रहा। दौर आगे निकल गया, वो सोशल मीडिया पे वीडियोस शेयर हो जाती हैं। यहाँ बात ईमानदारी की है कि आप अगर फैक्चुअली न्यूट्रलिटी के साथ भी बात करें तो भाई जहाँ पे लोग थे उसको ये कहना पड़ेगा ना, लोग ज्यादा थे वहाँ पे। और ये बात जहन में रखी जाए कि लीडरशिप, मेन लीडरशिप कितनी थी, बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर थी तकरीबन। अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे लेट पहुंचे। खैर गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं जी। हमारे साथ उमर डार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच उमर डार साहब, आपने वक्त दिया। दो चीज़ें हैं, देखें लोग तो वहाँ पे आ गए। मैं ऑफ द कैमरा आपसे बात कर रहा था कि आरिफ अलवी साहब से 2-3 रोज़ पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार 8 फरवरी भी लोगों ने किया था, उसके बाद संजानी जलसा भी लोगों ने किया है, और मैं कहूँगा कि लाहौर जलसा भी लोगों ने किया। लेकिन एट द सेम टाइम उस लाइन के अंदर ना आरिफ अलवी साहब पंच कर रहे थे तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को भी
तो मैं ये अर्ज करूंगा कि कल ये भी एक तनकीद हुई कि यार उधर से चलो ठीक है उन्होंने स्पीकर बंद कर दिए या वहां पे उन्होंने लाइटें ऑफ कर दी, पुलिस के 2 एहलकार ऊपर कंटेनर पे चढ़े और सारी क़यादत यूं करके अच्छे बच्चों की तरह नीचे भी आ गए। मैं ये नहीं कह रहा उनसे लड़ते, लेकिन गंडापुर साहब लेट हो गए, ये मामला तो है ना। मैं इस वक्त सिर्फ क़यादत की बात कर रहा हूं, उस पर जवाब दीजिएगा कि क्या रोल रहा है क़यादत का। अकबर भाई, मैं इस जलसे की कुछ मंजर कशी जो है वो ज़रूर बयान करना चाहूँगा। जहाँ तक तो सवाल है कि जब पुलिस कंटेनर के ऊपर आई और उस वक़्त मैं मौजूद नहीं था, मैं जलसागाह से जा चुका था उससे कबल। तो बाद में वहाँ पुलिस ने जो किया, यही सुनने में आया कि ज़ोर ज़बरदस्ती उन्होंने आके वहाँ वो लाइटें जो हैं उनकी तारें निकाल दी और जलसे को फौरी तौर पे उन्होंने मुतालबा किया कि 5 बजे का टाइम था और अब चौके 6 बज गए हुए हैं, तो आप इस इवेंट को जो है, इस जलसे को जो है वो ख़त्म किया जाए। जबकि पूरी जलसागाह के इर्द गिर्द और पूरे रिंग रोड के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में प्रिजनर वैन्स खड़ी थी, इतनी बड़ी तादाद थी पुलिस की, और मैं हैरान था कि पता नहीं क्यों पुलिस की इतनी बड़ी तादाद, इनको कोई और करने के लिए काम नहीं है। सारे जो पंजाब की पुलिस है उसे आपने जलसा गाह के इर्द गिर्द बुला के तैनात कर दिया है, रिंग रोड के ऊपर तैनात कर दिया है। अब मैं आता हूँ जलसे की तरफ। देखिए, एक तो हमें जलसा करने की इजाज़त ही दी जाती है रात 12 बजे के करीब जाके। 12 बजे तक तो अब हाम ही रहता है, पिछले दिन जलसा होगा नहीं होगा। और फिर जो जगह दी जाती है अकबर भाई, वो जगह दी जाती है लाहौर शहर का जो आखिरी स्टॉप है, कसूर जाती जो शहर की तरफ जाते हुए, वो है गज्जू मता। गज्जू मते से भी 10 से 15 किलोमीटर दूर एक चटियल मैदान, जहां कोई सायेदार चीज नहीं है, कोई सायेदार चीज नहीं है, एक चटियल मैदान जो है वो जलसा गाह बना दी जाती है और टाइम दे दिया जाता है जब सूरज पूरे अपने सवा नेज़े पर होता है, यानी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें और मुझे बता दें कि क्या कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जलसा इतनी धूप, गर्मी और चटियल मैदान में 2 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम दिया हो? इतनी गर्मी में तो लोग शादी की तकरीब मैरिज हॉल में नहीं रखते दोपहर के वक्त, जहां एयर कंडीशन लगे होते हैं, वो भी रात के वक्त रखते हैं। अब आगे जरा सुन लें। अब रात 12 बजे हमें इजाजत मिलती है, ना हमें वहां कुर्सियां लगाने दी जाती हैं, ना हमें जलसागाह को आरास्ता करने के लिए स्टेज बनाने दिया जाता है। जो हमारे कंटेनर्स वहां पहुंचते हैं, उन कंटेनर्स को पुलिस अपनी तहवील में ले लेती है, कुर्सियां उठा के वहां से ले जाती है, यहां तक कि साउंड सिस्टम तक नहीं वहां जाने दिया जाता। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वहां एक कंटेनर खड़ा था, 40 फीट का एक ट्राला था, उसके ऊपर एक कंटेनर था और जलसागाह बिल्कुल ऐसे थी कि जैसे किसी इलाके में कोई कुदरती आफत आई हो तो उसके बाद एक टूटा फूटा मकान जो है बस वहां बचा रहता है, बाकी सारा चटियल मैदान हो जाता है। वैसे वहां हमारा ये कंटेनर खड़ा था, वहां तो अवाम पहुंची है, उसने आबाद किया उसे। और यकीन जाने कि अगर एक मीनारे पाकिस्तान कोई रेडीमेड हमें मिल जाता जिसे ला के हम वहां लगा देते तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लगता, जितनी बड़ी तादाद में वहां। लेकिन उसमें ना एक चीज ऐसे ही लगता कि ये जलसा मीनारे पाकिस्तान में ही हो रहा है। ठीक है, एक चीज बीच में जरा ऐड करें, बल्कि क्योंकि एक ही टाइप का सवाल है तो वो ये सवाल भी आप साथ ले लें। कल शहजाद भट्ट साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, कल भट्ट साहब ये आर्ग्यूमेंट उठा रहे थे और किसी हद तक उसमें वजन भी है। भट्ट साहब ये कहते हैं कि आप माने क्यों, डीसी ने आपको कहा जी 3 से 6 का टाइम है, तुसी मान गए कि 3 से 6 करना है, उनको कहते हैं भाई आगे का टाइम दें, कुछ आगे करें। आपकी लाहौर की क़यादत अपेरेंटली, मुझे खबर का नहीं पता, इस पे जरा आप क्लैरिटी दे दें। अच्छे बच्चों की तरह मान भी गए और अच्छे बच्चों की तरह स्टेज से नीचे भी उतर आए, क्यों सर? नहीं, देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, पहली तो गुजारिश ये है कि यकीन जाने हमारी पार्टी का तो यही मौक़िफ़ था, सीनियर लीडरशिप का भी और इवन वर्कर्स भी, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम मीनारे पाकिस्तान, जिस जगह का हमने मतलब कहा हुआ है कि हम यहाँ जलसा करने चाहते हैं, और तारीख गवाह है कि मीनारे पाकिस्तान में अपोजिशन
8-8 10-10 जमातें भी मिल के नहीं उसको भर सकी। लेकिन इस पंजाब हुकूमत के अंदर इतना खौफ कि तहरीक इंसाफ जो एक अकेली जमात उधर जलसा करने जा रही है और जिसका लीडर भी मौजूद नहीं है, वो जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद वो मीनारे पाकिस्तान और शहर के अंदर से इतना खौफजदा थे कि वो बार बार हमारी इस्तदा करने के वो इस बात पे राज़ी नहीं हो रहे थे कि हम इन्हें मीनारे पाकिस्तान में इजाज़त दें। इससे कबल मैं आपको बताता हूँ कि आप इस्लामाबाद भी देख रहे हैं, वहाँ भी हमें 6 माह लग गए इजाज़त के लिए और 6 मकामात तब्दील करने के बाद बिलाहर वो संगजानी के जंगलों और पहाड़ों में जाके जलसा किया, लेकिन वहाँ भी अवाम पहुँच गई। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, एक गुजारिश करूँ, इन्होंने हमें जलसा मीनारे पाकिस्तान नहीं करने दिया। कल वहाँ अवाम ने पहुँच के साबित कर दिया है, इमरान खान का जलसा, तहरीक इंसाफ का जलसा जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, चटियल मैदानों में हो, शहर के अंदर हो, शहर से बाहर हो, जहां भी हो, इंशाअल्लाह ताला अवाम इमरान खान के साथ हैं और उस जलसे में पहुंचेंगे। ये हुकूमत के लिए सवाल है। कल को मैं आज इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि ऐसा वक्त इन पे अगर आ गया कि इनको अगर शहर से 20-20 डार साहब आप बिल्कुल इंतहाई काबिल एहतराम, डार साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो जलसा हमने देखा है, अब मुझे क्या आप इस बात से एग्री हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है या तो वो सुप्रीम कोर्ट से होनी है, या फिर इमरान खान की रिहाई अवाम ने करानी है, या फिर अवाम की रहानी, ये जो क़यादत है इस वक्त मौजूदा क़यादत है, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अवाम तो आ रही है। 100 से ज़ायद जलसे पीटीआई के कामयाब बड़े जलसे मैंने भी कवर किए हैं, मैं मानता हूँ अवाम आ रही है, लेकिन मौजूदा क़यादत जो है, जिस तरह जलसों का आप एक ट्रायल लेना चाहते हैं, एक पैदा करेंगे, एक सिलसिला शुरू करेंगे, उसको तो मुझे नहीं नजर आता कि अब ये जलसा, आज का जलसा जिस तरह हुआ है, क्या फिर होगा, इस पर रहनुमाई फरमाएं। क़यादत का फुकदान नहीं नजर आया आपको? देखें, नहीं, देखें, पहले तो मैं आपको एक अर्ज करूँ, एक गुजारिश करूँ कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि पिछला कुछ जो 1.5 साल का अरसा है, पंजाब में तो तहरीक इंसाफ का एक परचम लेके भी निकलना जो था वो मुश्किल था। तहरीक इंसाफ का जलसा तो छोड़ें, ये तो लाहौर इतना बड़ा माशाल्लाह कल ब्रेक थ्रू हुआ है और एक खौफ का बुत टूटा है पंजाब के अंदर। यकीन जाने, तहरीक इंसाफ अगर किसी शहर में कारकुन लेवल की गली मोहल्ले की सतह पर, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, कुछ 25-30 नौजवानों ने मुझे बुलाया है, मैं उनके घर कॉर्नर मीटिंग करके आया हूँ, तो बाद में पुलिस पहुंची है, उन्होंने उनके दरवाजे तोड़ दिए हैं और उन नौजवानों को उठा के ले गए। यानी ये सारा पिछला 1.5 साल का अरसा हम उससे गुजरते हुए आ रहे हैं। अब ये खौफ के बुत टूट रहे हैं, अब खौफ के बुत टूट रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला चले खौफ के बुत तो सर टूट रहे हैं, ठीक है। एक बात ना ईमानदारी से, मतलब ईमानदारी नहीं, आप बात ईमानदारी से ही कर रहे हैं, फ्रैंकली बताइएगा, मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर गया, फ्रैंकली एक बात बताइएगा, जैसी भी टूटी फूटी इजाज़त मिल तो गई आपको, और 2 साल के बाद मिली लाहौर के अंदर। उससे पहले जो हालात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखे गए, खासतौर पर 9 मई के बाद, वो हमने देखे हैं, हमने कवर भी किए हैं सारे। मिल कैसे गई सर इजाज़त? ये पंजाब हुकूमत ने दी है या कहीं और से भी कुछ मामला बेहतर हुए हैं आपके? देखिए जी, हमारी तो जो बातचीत हो रही थी वो तो डेप्यूटी कमिश्नर जो लाहौर है उन्हीं से हो रही थी, ठीक है। अब ये तो डेप्यूटी कमिश्नर साहब ही बता सकते हैं कि उन्हें जो ये इजाज़तनामा मिला है वो उन्हें हुकूमत से मिला है या कहीं और से मिला है। हमारे तो तमाम तर जो टीम थी वो डेप्यूटी कमिश्नर से जलसे के लिए राब्ते में थी। ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं फिर उसी बात पे वापस आ रहा हूँ, मुझे अवाम से गिला नहीं है, मुझे गिला है केपीके के सीएम से। वो आकर अपनी बंदूक से शीशा तो तोड़ते हैं, नाराजगी का इजहार तो करते हैं, उनको रास्ते में रोका भी जाता है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन क्या बर वक्त वहां उनका पहुंचना मुनासिब नहीं था? क्यों नहीं पहुंचे वो? यही तो मैं क़यादत का बार बार आपसे कह रहा हूँ, क़यादत का फुकदान है। वो भाट साहब कह रहे हैं ना, वो 5 बजे पहुंच के एक तकरीर वहां पे कर लेते, जब तक लाइटें ऑन थी, जब तक कनेक्शन था, जब तक स्पीकर थे। भट्ट साहब मैं अर्ज करूं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अवाम जो है वो तो हमसे भी ज़्यादा तेज़ी में है और जल्दी में है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हें
वहाँ पर वक्त पहुँचना चाहिए था कल। लेकिन मैं आपको व्हाट्सअप याद कराना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि इससे कबल जो संग जानी में जलसा हुआ है, आपको पता है उसके तो चीफ गेस्ट भी मेन अली अमीन गंडापुर ही थे। उस जलसे में जहां अली अमीन गंडापुर ने 4 बजे पहुंचना था, वहां रात 9 बजे पहुंचे रुकावटों की वजह से। और वो जलसा तो चले रात लेट तक जारी भी रहा, शेलिंग भी शुरू हो गई पुलिस की जानब से, अगर आपको याद हो। और यहाँ भी वो ज़रूर वक्त पर पहुँच जाते अगर ये रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की होती और जलसा अगर 6 बजे ख़त्म ना होता। तो क्या आपके नोटिस में ये बात है कि जो डीसी के साथ आपकी टीम ने मुआहदा किया है उसमें ये शामिल था कि केपीके के वजीर आला जलसागाह में तकरीर नहीं करेंगे? ये खबर है आपके पास? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुतालबा जरूर था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उस एफिडेविट पे हमारी पार्टी के किसी शख्स ने भी कोई दस्तखत नहीं किए, उससे कोई एग्री नहीं हुआ हमारी पार्टी का शख्स। गवर्नमेंट की तरफ से मुतालबा था। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट आज अली अमीन गंडापुर की तकरीर से घबरा रही है? मैं ये सवाल रखना चाहता हूं, ये आप मुझसे ना पूछें, इस हुकूमत से पूछें कि क्या आज आपकी कांपे टांग रही हैं अली अमीन गंडापुर की स्पीच से? तो कल को जब इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 जो बंद हैं, जब वो बाहर आके बात करेंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा उस वक्त? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक ले लें। यहाँ पे हमारे साथ ही उमर डार साहब से वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे। वो मुहावरतन कहते हैं ना कि वो पुरानी बोतल में नई शराब डाली हुई है। ये पुरानी बोतल और पुरानी शराब है, हुकूमत फिर लेके आ गई है। इजराइल, यहूदी लॉबी और ये सब मामला। एक इजरायली अखबार के अंदर ओपिनियन, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि किसी का ओपिनियन है, उस राइटर का ओपिनियन है, वो छपा है और वो उसको कोट कैसे किया जा रहा है वो है क्या, थोड़ा सा उसका भी पोस्टमार्टम होता है एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक ज़माना हो चुका है, इमरान खान साहब को लेबल किया जाता रहा। ये आज से 20-25 साल पहले जब उनकी गोल्डस्मिथ फैमिली में शादी हुई थी, तब से लेके अब तक यहूदी लॉबी है पीछे और वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये सब मामला चलते रहे। यहूदी एजेंट का लक़ब दिया गया यहाँ पे। पिछले 2-1 हफ्ते पहले एक इजरायली अखबार में एक ब्लॉग आया था, इस दफ़ा एक ओपिनियन पीस है। वो हैरी रिचर साहब हैं जिन्होंने ये ओपिनियन पीस लिखा है और वो उसके एंड पे ना उनका जो अपना तारुफ है वो वहाँ पे वो लिखते हैं कि ये जो राइटर है जिसने ये ओपिनियन लिखा है, ये एक कॉलम कह लें आप उसको, ये फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट है और ही सर्व्ड एज अ सीनियर आइड एंड इकोनॉमिक एडवाइजर टू अ मेंबर ऑफ यूके पार्लियामेंट। यानी यूके पार्लियामेंट का एक कोई मेंबर है, ये उसको फॉरेन पॉलिसी पे उसके इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, ये जो हैरी रिचर साहब हैं। खैर, उसमें वो लिख क्या रहे हैं, वो कह ये रहे हैं कि इमरान खान ने चूंकि कहा था कि आई विल फॉर्ज माई ओन फॉरेन पॉलिसी, मैं खुद अपनी एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा, अमेरिका के उसमें नहीं आऊंगा, तो लिहाजा ये हो सकता है कि इजराइल के मामले के ऊपर भी वो कुछ ऐसा स्टैंड ले लेते। टीवी पे क्या चल रहा है वो तो आपने सारा देखा ही है। लेकिन इतने अरसे से शहजाद भट्ट साहब, अगर लोगों ने ये यहूदी लॉबी और यहूदी एजेंट मानना होता तो ये जलसे होते, ये मामलात होते इस तरह से, अभी तक अवाम मान ना जाते। ये यार बाजवा साहब आप ठीक कह रहे हैं, यही तो मैं पहले डार साहब से भी लड़ाई कर रहा था और आपसे भी प्रोग्राम से पहले भी कर रहा था कि अवाम जो है वो कैदी नंबर 804 के साथ मैदान में आने के लिए तैयार है। अब बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हमें इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। और भाई अगर कोई चीज चाहिए है, अच्छी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, बैरिस्टर साहब को या किसी रहनुमा को आकर उसका डिफेंड करना चाहिए। क़यादत को जाके जो जलसागाह में अवाम है उसको सिस्टम में लाना चाहिए। भाई क़यादत ही नजर नहीं आ रही डार साहब, अवाम को खुद पता चल जाता है ना सर। अच्छा मैं उसमें डार साहब एक ऐड कर दूं, एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, वो आपके करीब ही हैं उधर नारोवाल साथ ही, बल्कि अब ख्वाजा आसिफ साहब वो आपके बिल्कुल ही साथ हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की है। हाँ, वो ये यहूदी लॉबी के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉबीज एक्टिव हो गई हैं इमरान खान साहब को दोबारा मुसल्लत करने के लिए इक़्तिदार के अंदर। वो जो मैं पहले आपसे बात पूछ रहा था ना कि जलसे की इजाज़त वाला, वो यहीं से मेरे दिमाग में आया था कि मतलब वो एहसन इकबाल साहब यूं का तासुर उनको लग रहा है कि ये जो कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हुई है ना आपकी जमात को, ये इंटरनेशनल लॉबियों की वजह से है। देखिए पहले तो मैं आपको अर्ज करूं अकबर भाई, मैं तो तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, लेकिन आप तो गैर जानिबदार हैं, आप सहाफ़ी हैं। आपने अभी खुद ही बात की है कि ये जो यहूदी
लॉबी होने का इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पे, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से उनकी शादी गोल्ड स्मिथ फैमिली में हुई है तभी से ऐसे इल्ज़ामात और उनकी शख्सियत को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से अगर आप देखें, पिछले 2-2.5 साल से इन्होंने इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए, जिससे ये इंतहाई खौफज़दा है, किस किस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश नहीं की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन ये हर महाज के ऊपर नाकाम रहे। यहाँ तक कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी फैमिली, उनकी बीवी, उनकी शादी, जिस तरह के इंटरव्यूज़ करवाए गए, ये सारी कौम के सामने, लेकिन उसके बावजूद कोई बयानिया जो है वो नहीं चल सका। अब भी जब कभी तहरीके इंसाफ का कोई जलसा होता है, इस तरह अवाम वहाँ पहुँचते हैं, तो ये एक मरतबा फिर वो इसराइली चूरम बेचने के लिए निकल आते हैं बाहर। मैं इनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसराइल के हवाले से इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आज भी मौजूद है और उनका मौक़िफ़ है कि मेरा वही इसराइल के मामले में मौक़िफ़ है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ द नेशन का मौक़िफ़ है। और इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इसराइल के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर बयान कर चुके हैं। आप वो स्टेटमेंट्स चला सकते हैं। और आज किसी दोस्त ने बड़ी मज़े की बात की, उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो अभी खुद इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, वो अमेरिकी असम्बली के अंदर खड़े होकर क्यों नहीं कह देते कि जी हम इसराइल मुखालिफ हैं और इमरान खान जो है वो इसराइल के हक में है, या वहाँ मीडिया में आकर ये बात कर दें। अभी आप बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ की, आपको याद होगा कि जब ख्वाजा आसिफ एज ए वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गए तो वहाँ मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में ये इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान जो है वो तो एक बड़ा बुनियाद प्रस्त किस्म का मुसलमान है। जब ये वहाँ होते हैं बाहर तो इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो एक बुनियाद प्रस्त मुसलमान है। अभी देख लें आप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो इंतखाब लड़ने जा रहे हैं तो किस किस तरह के इल्ज़ामात उन पे लगाए गए हैं। जब पाकिस्तान में होते हैं तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए उन पे ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी ये तो इसराइल का एजेंट है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, जो अभी बात भट्ट साहब ने की है, भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। भट्ट साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अवाम इस वक्त कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो इस तरह लोगों के जहनों में पेवस्त हो चुका है कि वो अब बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी बयानिया, वो चाहे इसराइल का हो या कोई और नया मनगढ़ंत बयानिया, वो कोई इमरान खान साहब के खिलाफ ये हुकूमत जो है बयानिया बनाने में कामयाब होगी, इसलिए कि अवाम ही तैयार नहीं, अवाम के ज़हन ही नहीं मानते, अवाम के दिल ही नहीं मानते। ये जो ताज़ा आर्टिकल है ना, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि बाहर इमरान खान साहब पे जो तनकीद की जाती है वो ये है कि वो कोई अल्ट्रा रिलीजियस हैं और पाकिस्तान आके वो बताया जाता है कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो यहूदी उसके लॉबी के कोई दोस्त हैं और ये उन्हीं के एजेंडे को आगे पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं। मज़े की बात ये है कि इस आर्टिकल के अंदर ये कहा हुआ है कि इमरान खान जब ये कह रहे थे कि मैं एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहता हूं, तो उस वक्त बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुस्लिम दुनिया जो है, वो बुनियादी तौर पे चूंकि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर रही थी, तो इस वजह से ये राइटर जो जिसने ये कॉलम लिखा, ओपिनियन लिखा, उसे लगा कि शायद इमरान खान भी उनके साथ हों, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हों। तो हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप मुस्लिम वर्ल्ड का भी किसी ने जिक्र नहीं किया, वैसे जिक्र जरूर किया इमरान खान के उस हवाले का। बिल्कुल ब्रीफली सर, ये जिन्होंने यहूदी एजेंट कहना शुरू किया था, उसकी मौलाना फजल रहमान की जो जमात है, उमर डार साहब, वो तो अब तकरीबन आपके वाले मुद्दे पे आ गए हैं। बल्कि आज तो गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि इलेक्शंस नए करवाने चाहिए, तो आप लोग मिलकर क्यों नहीं अब तहरीक चलाते कोई? देखिए, पहली गुजारिश ये है अकबर भाई कि हम जो मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजे के ऊपर बार बार दस्तक दे रहे हैं, वो दस्तक हम इसलिए दे रहे हैं, ना तो हमको अपनी हुकूमत बनाने के लिए दस्तक दे रहे हैं, उनके दरवाजे पर उनके पास जा रहे हैं, ना अपनी कोई हुकूमत बचाने के लिए उनके पास जा रहे हैं। हमारे पास तो उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। चूँकि हम 1 पॉइंट एजेंडे पे एक है, उनका भी, उनकी सोच भी यही है कि इस वक्त जो अदलिया की बालादस्ती है पाकिस्तान में वो कायम होनी चाहिए। इन असेंबलियों के बारे में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ब्रीफली बता दें तो फिर कोई इरादा नहीं उनके साथ तहरीक चलाने का?
बिल्कुल क्यों नहीं इरादा। मैं तो समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब को वक्त आ गया है इस मुल्क और कौम का कर्ज उतारने का, अपनी हर उस सियासी गलती का कफारा अदा करते हुए अब कौम देख रही है उनकी तरफ। मैं आपको आखिरी एक लाइन बता दूं, इस प्रोग्राम में लाइव कह दूंगा और ये आपको बता रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान तहरीक के मूड में नहीं है, वो सिर्फ अपने असूली मौके पे कायम है। क्या हो गया डॉक्टर साहब आज आपको, आप खुल के बात नहीं कर रहे? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि कौम की आंखों में जो मैं चमक देख रहा हूं, जो अवाम का मूड है, अगर कोई किसी सतह पे गलती की, वो चाहे मौलाना साहब हो या कोई भी हो, अवाम उसे मुआफ नहीं करेंगे, अवाम नहीं उसे माफ करेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ, और कौम देख भी रही है। ये मौलाना फजल रहमान ने भी जो स्टांस चेंज किया है उसके पीछे भी कौम का कर्ज उतारने का, उसके पीछे भी अवाम है, लोग हैं, और फिर ताकत का सरचश्मा होने भी चाहिए। और ये खुशाइंद बात है कि तलखियां, मेरा ख्याल है कि इनसे ज्यादा तल्ख आपस में JUIF और PTI से ज्यादा तल्ख रिलेशनशिप किसी का नहीं था, जो कि आज जैसा हमें नजर आ रहा है। इट्स अ गुड साइन फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। होप के बाकी जमातों के साथ भी सब आपस में पॉलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप तो हो कम अज कम। नॉनदलेस प्रोग्राम आपने देखा। डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।